नमस्कार दोस्तों, हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर में रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात चल रही थी। अभिक्रिया में काम आने वाले मध्यवर्ती की बात चल रही थी, जिसमें हमने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं कार्ब रिनायन। क्या लेने वाले हैं? कार्ब रिनायन। रिनायन, ये इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, ठीक है। कार्बोकैटायन के बारे में आपने पढ़ा था, अब कार्ब रिनायन के बारे में हमको पढ़ना है। देखो, अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज कार्ब एनायन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 6 और माइनस के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जब होता है तो उसको भी हम बॉन्ड के रूप में मानते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4, ठीक है। और जब हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। हम सीधा देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर sp3 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्ब एनायन है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? इसकी जो संरचना है, यहाँ पर कार्बन से 3 एटम जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है। कार्बन की संरचना, कार्ब एनायन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसी होती है। ये कौन सी संरचना है? ये हमारे पास पिरामिडीय संरचना है। कौन सी है? पिरामिडीय संरचना है। पिरामिडिकल संरचना इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्ब एनायन के बारे में छोटी सी बात हो गई। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कार्ब एनायन को हमने 3 भागों में बांट दिया। हमसे पूछा जाए कि कार्ब एनायन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो हम बोलेंगे कि कार्ब एनायन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कौन सा है? वही सेम, प्राथमिक कार्ब रिनायन, प्राथमिक कार्ब एनायन, प्राइमरी कार्ब एनायन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब एनायन। दूसरा है हमारे पास द्वितीयक या 2 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। एक हमारे पास होता है तृतीयक, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, टर्सरी, ठीक है। तो ये 3 कार्ब एनायन हमारे पास हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या है? अगर हमारे पास जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है वो केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब एनायन। बाकी की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा। अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है और वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी यानी कि 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब एनायन। यदि हमारे पास जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्ब एनायन, तृतीय कार्ब रिनायन के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आती है। अगर हमसे कोई पूछ ले
कि इन सब में किसका सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है। ये कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है। इन तीनों में से 1 डिग्री की होती है, 2 डिग्री की होती है, या किसकी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो 1 डिग्री वाले की होती है, 2 डिग्री वाले की कम होती है और 3 डिग्री वाले की सबसे कम होती है। कार्बोकैटायन का उल्टा होता है। कार्ब धनायन में हमने क्या पढ़ा था कि 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की कम होती है और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है और 3 डिग्री की सबसे कम होती है। रीजन क्या है, रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है। कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है, इसको अपना चार्ज कम करना है, यानी कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करने हैं। अब इसके साथ में कौन है, इसके साथ में कौन है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट देने का मतलब है कि यहाँ इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनको कार्बन की तरफ धकेल रहा है, उनको इस कार्बन की तरफ धकेल रहा है। अब एक तो कार्बन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और दूसरा बगल वाला जो कार्बन है उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर ऐसा होता है, प्लस आई इफेक्ट आता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब 1 डिग्री वाले में क्या है कि केवल एक मिथाइल समूह दिया हुआ है, केवल एक मैथिल ग्रुप दिया हुआ है जो कि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। इसके बाद 2 डिग्री में क्या हुआ, यहाँ पे तो दो ग्रुप आ गए, ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ग्रुप दे रहा है और उसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। और यहाँ 3 डिग्री में तो हद हो गई। 3 डिग्री में हद कैसे हो गई कि यहाँ पे 3 ग्रुप आ गए। तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ भेज रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये वाला कार्बन ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इस वाले में सबसे कम इफेक्ट है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद यहां पर है प्रतिस्थापी का प्रभाव। प्रतिस्थापी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, अगर हमारे पास नेगेटिव वाले कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो प्लस आई इफेक्ट दिखाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ भेज दे, नेगेटिव वाले कार्बन की तरफ भेज दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा। अगर कोई प्लस आई वाला समूह, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर कार्ब एनायन से जुड़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस आई वाला। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए कार्ब एनायन से जो इलेक्ट्रॉनों को खींचे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर इसके इलेक्ट्रॉनों के भार को कम कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो हमने कार्बोकैटायन में पढ़ा था, कार्ब एनायन में उसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। तो ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ेगा कार्ब एनायन से तो स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज, और माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ेगा कार्बोकैटायन से तो स्टेबिलिटी होगी इंक्रीज। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जैसा कि वहां पर होता था। तो उसका अपोजिट बिल्कुल हमने यहाँ पर देखा। आगे की बात करते हैं।
ये हमारे पास स्टेबिलिटी की बात हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एलाइलिक कार्बोकैटायन देखा था, ऐसे ही हमारे पास है एलाइलिक कार्ब रिनायन, एलाइलिक कार्ब एनायन। ठीक है, तो जैसे वहां कार्बोकैटायन था ऐसे ही यहाँ पर ये है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एलाइलिक का मतलब आपको पता ही है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अब मान लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बगल वाले को। अब बगल वाले को देगा तो इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा भैया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो ये कार्बन अगर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ये ऐसा तो है नहीं कि 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को पहले तोड़ेगा। अगर इस वाले कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और खाली हाथ आएगा, क्योंकि ये खाली हाथ आएगा तभी तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये खाली हाथ आएगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम को दे देगा। तो माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एलाइलिक कार्ब एनायन की कई बार स्ट्रक्चर पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ पर बना दी। एक हमारे पास है बेंजाइलिक कार्ब रिनायन, बेंजाइलिक कार्ब रिनायन, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। ठीक है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन क्या होता है, बेंजाइलिक में आपको पता ही है बेंजीन रिंग आ जाएगी, ये बेंजीन रिंग आ गई और इसके ऊपर क्या आ गया, CH2 माइनस, ये बेंजाइलिक कार्ब एनायन है। इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। अब देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज को हटाना है तो इसके बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिया डबल बॉन्ड। अब ये बगल वाला कार्बन ऐसा तो है नहीं कि 5 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे होता जाएगा। आगे क्या होगा आपको पता ही है कि नेगेटिव चार्ज ये है, इससे हेल्प लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसके बाद आपको पता ही है, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ऐसे ही अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये CH2। और लास्ट में घूम फिर कर जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, कौन सी बनेगी, ये इसकी अपोजिट बन जाएगी। तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ और नेगेटिव चार्ज वापस से कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, CH2 माइनस। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन होता है। ये मैंने आपको बेंजाइलिक कार्ब एनायन की संरचना बता दी। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, कार्ब एनायन हो गया। ये आपके पास कई बार एग्जाम में टॉपिक आता है, कार्बोकैटायन कार्ब एनायन क्या है, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इतनी सिंपल सी चीज है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बन के ऊपर ये फ्री रेडिकल होता है
तो हम इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ये कब बनता है, जैसे मान लीजिए कार्बन ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और उसमें से ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूटने के बाद इस बॉन्ड में जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरे एटम पर चला गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ है उसमें। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। किसमें, फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में 7 होते हैं। कार्बोकैटायन में कितने थे, 6 थे। कार्ब एनायन में कितने थे, 8 थे। और यहाँ पर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे ये फ्री रेडिकल का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड स्टेट में है। किसमें है, अनपेयर्ड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखो 1 2 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें तो याद रखनी है कि जब कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। व्हेन an unpaired electron is present on carbon atom then it is called as carbon free radical। इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, it has 7 electrons and it consists sp2 hybridization। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर। ये 3 बॉन्ड जो मैंने बताए थे, 1 2 3 बॉन्ड। इसके अलावा कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो मैंने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दिया। कार्बन के बीच में वही सेम एंगल होता है, कितना, 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो 3-4 बातें मेन हो गई कि कार्बन के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने गिनवा दिए, 2 2 4 2 6 और एक 7। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये मैंने आपको बातें समझा दी। अब इसके टाइप आते हैं, फ्री रेडिकल के टाइप आते हैं। फ्री रेडिकल के टाइप वही 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि वही सेम कि अगर 1 डिग्री कार्बन एटम पर ये फ्री रेडिकल हो तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 डिग्री पर हो तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं। अगर 3 डिग्री पर हो तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। ये 3 हो गए। ठीक है, ये 1 डिग्री पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 डिग्री प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। तो ये इसके टाइप हो गए। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की भी हम बात कर लेते हैं, स्थायित्व की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, ये वाला 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला। क्यों होता है, इसमें वही तरीका काम आएगा कार्बोकैटायन वाले का, प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि देखो एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेंगे, ये ग्रुप करेंगे, ये ग्रुप पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले ग्रुप कौन से हैं, इसमें है 3 ग्रुप है, इसमें 2 ही है, इसमें 1 है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की होगी। और दूसरा रीजन आप दे सकते हो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसकी होगी, इसकी होगी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, अनुनादी संरचना कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी होती है, 3 3 6 3 3 9
और एक 10। मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन +1, जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। इसमें 3 4 5, ठीक है, कितने हो गए, सॉरी ये 3 है, 3 3 3 6 और एक 7, और यहाँ पर 3 और एक 4, तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निकालने का तरीका आपको पता ही है, जितने अल्फा हाइड्रोजन हो उसमें +1 जोड़ दीजिए तो आपके पास ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। तो ये हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की, ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ। अब आगे की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी का प्रभाव। इसको मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ वही है जो कार्बोकैटायन की है, बस चार्ज उसमें प्लस था, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। तो सेम वैसा ही है हमारे पास, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जो प्रॉपर्टी इसमें होती है वही इसमें होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, अगर फ्री रेडिकल से कोई +I वाला इफेक्ट जुड़ता है, +I ग्रुप जुड़ता है, तो स्टेबिलिटी जो होगी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो स्थायित्व है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कार्बन फ्री रेडिकल से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जिसमें -I इफेक्ट है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम हमारे पास जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था हमने उसमें कार्बोकैटायन में, तो सेम वही चीज़ है कार्बोकैटायन की। तो वही सारी चीज़ आपको पढ़नी है, 3-4 विशेषताएं पढ़नी है, कौन कौन सी होती है, टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट है कि प्रतिस्थापी का प्रभाव किसका ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है, ऐसा समूह जुड़ता है जो +I इफेक्ट दिखाता है, +I इफेक्ट दिखाता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी जो होगी डिक्रीज होगी -I इफेक्ट होने पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रतिस्थापी का प्रभाव हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल हमको बनाने हैं। तो जैसा हमने वहां पर बनाया था सेम हमको यहाँ पर भी बनाने हैं, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। तो जैसे मान लीजिए एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक मुक्त मूलक, तो जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री रेडिकल है। तो सेम चीज़ है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इसको अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन देकर आएगा, तो फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही आप देख सकते हो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक मुक्त मूलक, बेंजाइलिक मुक्त मूलक, ठीक है। बेंजाइलिक मुक्त मूलक में क्या है, ये CH2 के ऊपर मुक्त मूलक है। अब अगर मान लीजिए, देखो सेम चीज़ क्या है, अगर इसको डबल बॉन्ड इससे बनाता है, इससे अगर ये मान लीजिए डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड कैसे बना, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया यहाँ पे, फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल घूम रहा है, क्या घूम रहा है, फ्री रेडिकल घूम रहा है। अब दूसरा फ्री रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे आपको पता ही है क्या करना है, पहले यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है, तो यहाँ पे CH2। तीसरे में क्या करना है, फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये CH2। और लास्ट वाले में फ्री रेडिकल किस तरीके से आ जाएगा, लास्ट वाले में फ्री रेडिकल आ जाएगा CH2 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्री रेडिकल बनाने का तरीका हो गया, ये फ्री रेडिकल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरीके से हम कार्ब एनायन और हमने कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में सुना।
इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट बच रहे हैं, हमारे पास बचा हुआ है कार्बन का कार्बिन बचा हुआ है, नाइट्रिन बचा हुआ है, बेंजाइन बचा हुआ है। तो उनको हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और एक बात और, अगर किसी को पूरी क्लास चाहिए, किसी को प्रॉपरली नोट्स चाहिए और चाहिए कि हम अच्छे से पढ़े नोट्स बना सके, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ और अच्छे से वीडियो और भी बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, सिलेबस भी मिल जाएगा एक साथ। जिस यूनिवर्सिटी से आप हो उस यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो है KWS क्लासेज, और उस एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।